वो वस्तु जो प्रोड्यूसर यूज करेगा उसे हम प्रोड्यूसर गुड्स कहेंगे, और वो वस्तु जो कंज्यूमर यूज करेगा उसे हम कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। अब जो कंज्यूमर गुड्स होता है वो भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला ड्यूरेबल यूज, पहला ड्यूरेबल यूज। ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक जिसका यूज होगा, ऐसी वस्तुएं जिसका काफी समय तक, लंबे समय तक यूज होगा, कई सालों तक यूज होगा, ऐसे वस्तुओं को हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब बताओ तुम्हारे घर में ऐसा कौन सा गुड्स है तुम लोगों के घर में जो कि कई सालों तक चलते हैं? साइकिल, वॉशिंग मशीन, पंखा, टीवी, मोटरसाइकिल, कार। हाँ ठीक, तो ये सब क्या है? ड्यूरेबल कंज्यूमर, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। हाँ, सेकेंड है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका लाइफ स्पान जो होता है वो लगभग 1 साल या थोड़ा सा उससे ज्यादा। अब इसमें क्या क्या आएंगे? ऐसे वस्तुएं जो साल भर लगभग उसका साल 1.5 साल यूज होता है। हाँ, कपड़े, हाँ, इलेक्ट्रिक गुड्स उसमें भी ज़्यादा भी हो सकता है। नॉर्मली ये जो बर्तन होते हैं आजकल वो मिट्टी वाले बर्तन आते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती है ना कि उसका मतलब साल 1.5 साल से ज़्यादा नहीं चलते, वो सारे वस्तुएं किस में आएंगी? सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ठीक, एक तीसरा है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका सिंगल यूज है, एक बार यूज हुआ खत्म। हाँ, बॉटल, हाँ, यूज एंड थ्रो, ये ऐसी चीजें। हाँ, नॉन ड्यूरेबल। या हम ऐसे भी चीज कहते हैं जो एक दिन में खराब हो सकता है, जैसे दूध हुआ, हरी सब्जी हुई, ये सब क्या हुआ? नॉन ड्यूरेबल गुड्स हुए। या ऐसी गुड्स जो कि कंज्यूमर एक बार यूज करता है और फिर दूसरी बार वो यूज करने लायक नहीं होता, वो कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो सब नॉन ड्यूरेबल होता है। और चौथा जो होता है सर्विसेज। हम वस्तुओं के अलावा सर्विस भी यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी देखो यहाँ पे नेशनल इनकम में जब भी गुड्स कहा जाता है तो ये जान लो गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूड है। यानी उसमें गुड्स मतलब जो चीजें उपभोग करेगा उपभोक्ता। ठीक, तो उसमें क्या है? गुड्स भी होंगे, सर्विस भी। हम सर्विस का भी उपभोग करते हैं और वस्तुओं का भी उपभोग करते हैं, तो कहा जाएगा गुड्स। लेकिन आप लोग ये मान लीजिए कि ये दोनों चीजें हैं, गुड्स और सर्विस। तो जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, एक होता है ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स, नॉन ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, अब प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स जो प्रोड्यूसर यूज करता है। अब प्रोड्यूसर किस लिए यूज करेगा? प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक, अब प्रोड्यूसर गुड्स को भी हम 2 पार्ट में देखते हैं, सिंगल यूज, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और मल्टीपल यूज। जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो सिंगल यूज होते हैं और मल्टीपल यूज होते हैं। ठीक, अब सिंगल यूज क्या होता है? वो वस्तुएं जो एक बार में उसका यूज होने से दूसरी चीज, वो प्रोड्यूसर गुड्स क्यों यूज करेगा? दूसरी चीज बनाने के लिए। दूसरी चीज जैसे सपोज लकड़ी लिया, वो लकड़ी से टेबल बना दिया, अब वो लकड़ी तो खत्म, उसका सिंगल यूज हुआ। ठीक, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जैसे मशीन, मशीन है वो तो उससे एक सामान बनाएगा, सालों साल बनाएगा, जब तक वो मशीन का उसका चल रहा है, यूज में है, तो मल्टीपल यूज करेगा उस वस्तु का। ठीक, तो जो भी प्रोड्यूसर होगा वो जो वस्तुएं यूज करेगा या तो सिंगल यूज की होगी या तो मल्टीपल यूज की होगी।
कई बार यूज कर सकता है उसको, ठीक। तो इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। और जो भी प्रोड्यूसर जिन वस्तुओं का मल्टीपल यूज करता है, लंबे समय तक यूज करता है, उन वस्तुओं को हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। पूंजीगत वस्तुएं। कैपिटल गुड्स क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं जिससे हम दूसरी वस्तुओं को तैयार या इनकम जनरेट हो। देखो अब हम इसमें दो तरह, इसको भी हम इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। अब डिफरेंस कभी कभी पूछता है, डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या अंतर होगा? कंज्यूमर गुड्स ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं जो कि कंज्यूमर अपने उपभोग में, जो कि उपभोग के लिए होता है। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ऐसी वस्तुएं जिससे कि कंज्यूमर गुड्स बनाए जाएं, या ऐसी वस्तुएं जिससे कि व्यक्ति को इनकम मिले, जिसके यूज से वो प्रोडक्शन करे। ऐसी वस्तुएं जो प्रोडक्शन करने के लिए हो उसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, और ऐसी वस्तुएं जो कंज्यूमशन करने के लिए हो उसे हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल बताओ, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? कपड़े वाली मशीन कंज्यूमर गुड्स होगा, कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स होगा। अच्छा, तुम्हारे घर में जब कपड़े वाली मशीन है तो उससे तुम कमाई करते हो। हाँ, कैपिटल वो है जो इनकम दे। कैपिटल गुड्स वो है, पूंजी क्या है? पूंजी मतलब जो इनकम दे, कुछ रिटर्न दे, उसी को हम कैपिटल कहते हैं। उसकी कुछ जो विशेषताएं हैं वो है कि वो कीमती होती हैं, कई सालों तक चलने वाली होती हैं। कंज्यूमर क्यों? कपड़े वाली मशीन नहीं है हम लोगों के घर में? एक समझो, कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स जो कि जिनका यूज लंबे समय तक हो, हाँ। और ये ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स जिसका यूज लंबे समय तक। तो व्हाट इज डिफरेंस? कैपिटल गुड्स पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। देख रहे हो ये किस में है? प्रोड्यूसर गुड्स में है, देख रहे हो। और ड्यूरेबल गुड्स किस में है? कंज्यूमर गुड्स में। यानी वही वस्तु अगर प्रोड्यूसर यूज कर रहा है तो कैपिटल गुड्स कहा जाएगा, और वही वस्तु अगर कंज्यूमर गुड्स कर रहा है तो उसे ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स कहा जाएगा। क्लियर है? ऐसे समझो, एक सिलाई मशीन दर्जी के दुकान पे भी होता है और घर पे भी होता है। वही मशीन अगर घर पर है तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। और वही मशीन अगर शॉप पे है तो कैपिटल गुड्स। समझ रहे हो? एक ही वस्तु, देखो दोनों के जो फीचर्स है सेम है, महंगे होंगे, लंबे समय तक चलने वाले होंगे, ये भी यही होगा, ठीक। लेकिन अब अंतर क्या है कि जब ये प्रोड्यूसर के पास होगा तब ये क्या होगा? कैपिटल गुड्स। और जब ये कंज्यूमर के पास होगा, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। कार ड्राइवर के पास है, कोई मतलब ड्राइविंग करता है, उसका प्रोफेशन है, तो वो क्या होगा? कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स। और वही हमारे पास है तो वो हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स है, क्योंकि मैं उससे इनकम नहीं जनरेट करता, अपने यूज में लेता हूँ। तो क्लियर? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स?
हाँ ठीक। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स? बताओ चलो, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में अंतर, या एग्जाम्पल से बताओ। प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। हाँ हाँ, वो प्रोड्यूसर गुड्स हो गया, और जब हम खुद यूज करते हैं उस चीज़ को तो वो कंज्यूमर गुड्स हो गया। ठीक ठीक है, तो ये इतना चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स कोई बताए? इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स एग्जाम्पल से बन चुका है के अलावा वो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है, वो उसे कंज्यूमर यूज करेगा, फाइनल कंज्यूमर यूज करेगा। ठीक है। अच्छा, जैसे ऐसे क्या होता है, ब्रेड है, ब्रेड को फाइनल गुड्स कहोगे कि इंटरमीडिएट गुड्स? दोनों कब उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहोगे और कब फाइनल? हाँ हाँ हाँ, ब्रेड पकौड़ा बनाने वाला अगर उसे यूज कर रहा है तो उसके लिए ब्रेड क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। केक बनाने के लिए भी उसका यूज होता है तो वो वहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स होगा। ठीक। अच्छा, ये डिफरेंस हम क्यों सीखना चाह रहे हैं, क्यों हम जानना चाह रहे हैं? क्योंकि जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने सीखेंगे तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं ऐड करेंगे। इसीलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। ठीक, तो इतना क्लियर? ठीक, एक बार पढ़ लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ, फाइनल गुड्स जो होते हैं वो भी हम कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स 4 प्रकार के होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। प्रोड्यूसर गुड्स सिंगल यूज एंड मल्टीपल यूज। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स? कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में क्या अंतर है? हाँ, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स का एक पार्ट है, यानी हम कह सकते हैं कि सभी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। जैसे सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होता। दूसरी चीज़, जो कम कीमत के होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, जैसे मान लो मशीन बड़ी बड़ी है तो नट बोल्ट भी लगता है, ये कम कीमत के होते हैं। ये सब प्रोड्यूसर गुड्स, ये सब कैपिटल गुड्स नहीं माने जाते, जबकि ये सब प्रोड्यूसर गुड्स हैं। ठीक, तो ये सब एक बार पढ़ लेना तो हो जाए क्लियर। आगे हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश हम इसे कहते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है कि ग्रोथ ऑफ कैपिटल स्टॉक्स। जब कैपिटल स्टॉक में वृद्धि होती है उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कैपिटल स्टॉक मतलब कैपिटल गुड्स बढ़े, प्रोड्यूसर के पास जब कैपिटल गुड्स बढ़े, जैसे मशीन ज़्यादा हो जाए, प्लांट ज़्यादा हो जाए, कई फैक्ट्रियाँ हो जाए, जो एक फाइनेंशियल ईयर में जो कैपिटल गुड्स या कैपिटल स्टॉक में जो वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड और दूसरा होता है इन्वेंटरी। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी में इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट के कारण फिक्स चीज़ों की वृद्धि हो, फिक्स्ड कैपिटल गुड्स के स्टॉक में वृद्धि हो। ठीक, अब जैसे मशीन, बड़ी बड़ी मशीनें और प्लांट या फैक्ट्रियां बढ़ जाए तो उस इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं फिक्स्ड कहेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक,
इन्वेस्टमेंट को हम एक दूसरे शब्दों में कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। जितना कैपिटल का फॉर्मेशन हो या कैपिटल गुड्स जितने तैयार हो, जितनी वृद्धि हो, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक, वो दो प्रकार के हो गए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? जब फिक्स्ड कैपिटल में वृद्धि हो, मशीन और प्लांट। ठीक, बड़ी बड़ी मशीनें और जो प्लांट फैक्ट्री, फैक्ट्री में हम कहें फैक्ट्री में और रूम बढ़ जाए और एरिया बढ़ जाए, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दूसरा आता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अलावा जो वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को हम और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड मतलब जो गुड्स बनकर तैयार है, जो गुड्स बन के तैयार है। जैसे हम बाइक कंपनी की बात करें तो जितनी कंपनी के पास बाइक बन के तैयार है वो हो गया उसका इन्वेंटरी। दूसरा सेमी फिनिश्ड। सेमी फिनिश्ड मतलब अभी पूरी तरह से नहीं बना है लेकिन वो स्टॉक है उसके पास, बना हुआ है लेकिन एकदम बिल्कुल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उसकी भी बहुत संख्या है, तो वो भी इसका इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा। कितना इसके पास कैपिटल है अभी, जिसको तैयार करके बेचेंगे तो पैसा मिलेगा मार्केट से। ठीक, और तीसरा है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब अभी कच्चा माल पड़ा हुआ है, एक तो तैयार हो गया है, एक अभी तैयार होना बाकी है, अभी जो है फिनिश नहीं हुआ है उसका जो है मैन्युफैक्चरिंग, अभी कुछ चीज़ें बची हुई हैं। और तीसरा रॉ मटेरियल, ऐसे स्टॉक जो कि अभी कच्चा माल पड़ा हुआ है बहुत सारे, जिससे कि हम फिर बाइक बना सकते हैं या उस चीज़ को बना सकते हैं। ये सारे स्टॉक को हम कहते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक, ये क्या होता है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये जो चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट को हम किसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब देखो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना या कैपिटल स्टॉक ज़्यादा होने से क्या पता चलता है? अगर हमारे अर्थव्यवस्था में ज़्यादा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा आउटपुट। ज़्यादा आउटपुट मतलब ग्रोथ, जीडीपी का, देश का इनकम ज़्यादा। तो ये अच्छा है, जितना इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अधिक होना मतलब उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है, क्योंकि फिर उसका जो है इनकम जो होगा, आउटपुट होगा, वो ज़्यादा होगा। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट अधिक होने का मतलब क्या है कि वो फैक्ट्री, पार्टिकुलर फैक्ट्री या देश की फैक्ट्रियाँ इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि कभी डिमांड अगर बढ़े तो हम सप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो तैयार माल उसके यहाँ रखा हो या सेमी रेडी फिनिश्ड माल रखा हो या कच्चा माल है। कल को क्राइसिस हो गई किसी चीज़ की तो उनके पास कच्चा माल बना रखा हुआ है, तुरंत बना के बेच देंगे। तो ये इसका जो है सिग्निफिकेंस है, इसके फायदे हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट आता है इन्वेस्टमेंट में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अक्सर पूछा जाता है। देखो, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब इन सब चीज़ों में वृद्धि हो, नेट वृद्धि हो, यानी नई मशीनों की संख्या बढ़ जाए, नए प्लांट्स की संख्या बढ़ जाए। ठीक, ये जब वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि नए
के अलावा, नए इन्वेस्टमेंट के अलावा, जैसे सपोज दैट इस क्लास में टेबल्स हैं, फैन है, सब चीज़ें हैं। अब एक नया टेबल आ जाए, ये जैसे एक नया टेबल आ गया तो इसे क्या कहेंगे? ये नेट इन्वेस्टमेंट हुआ, जिससे चीज़ें बढ़ गई, यानी पैसा खर्च हुआ लेकिन एक टेबल बढ़ गया। पैसा खर्च हुआ, 4 पंखे थे 5 पंखे हो गए। पैसा खर्च हुआ तो क्या हुआ? एक प्रोजेक्टर लग गया क्लास में। तो इस इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहेंगे? नेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन पैसा खर्च हुआ और कुछ ना बढ़ा, पैसा खर्च हुआ क्लास में, कुछ ना बढ़ा, तब उसको कहेंगे हम, यानी जो बढ़ा और उसको भी जोड़ दे जिससे कुछ नहीं बढ़ा, तब उसे हम कहेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस क्या होता है? इसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या हुआ? रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को ऐसे समझो, पंखा बिगड़ गया, पैसा लगा तो क्या हुआ? वो बन गया, या इसको हटा के दूसरा लग गया, तो पंखा तो 4 के 4 ही रहे हैं, लेकिन पैसा क्या हुआ? खर्च हुआ, यानी बढ़ा नहीं कुछ। वो क्या किया? सिर्फ रिप्लेस करके एज इट इज सिचुएशन कर दिया गया, यानी पंखे की संख्या कम नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि ये पंखा नहीं चल रहा है तुम लोगों को गर्मी लगने लगा, हुआ क्या? रिप्लेस हो गया। तो पैसा तो इसमें भी खर्च हुआ और पैसा उसमें भी खर्च हुआ जब एक नया टेबल आ गया, एक नया पंखा, यानी एक पंखा और बढ़ गया, 4 की जगह 5 हो गया, तो जिससे नया एसेट क्रिएट हो गया, उस इन्वेस्टमेंट को हम नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक, और वो इन्वेस्टमेंट जिससे नया एसेट भी क्रिएट हुआ और एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी हुआ जिससे कुछ भी नहीं हुआ, दोनों को मिलाकर उसे हम ग्रॉस कहेंगे। और उस ग्रॉस में से वो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट निकाल दें, यानी ग्रॉस जो पूरा पैसा इस क्लास में खर्च हुआ उसमें से रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट निकाल दे, तो जो बचेगा वो क्या हो गया? नेट इन्वेस्टमेंट। टोटल को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो जैसे एक फैक्ट्री में जितना भी पैसा एक साल में खर्च हुआ इन्वेस्टमेंट के नाम पर, उसमें से हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट निकाल दें, यानी जो टूट गया मशीन उसको हटा के दूसरा आ गया, जो बिल्डिंग में तोड़फोड़ हो गई उसको मतलब मेंटेन किया गया, उसके मेंटेनेंस में जो खर्च हुआ उसे हम कहेंगे रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। तो पैसा तो भी खर्च हो रहा है, उसको अगर हम निकाल दें ग्रॉस में से, तब जो बचता है उसे हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब कि संख्या बढ़ जाना, चाहे मशीनों की संख्या बढ़ जाना, चाहे फैक्ट्रियों के रूमों की संख्या बढ़ जाना, या चीज़ों की संख्या बढ़ जाना, उसे नेट। लेकिन ग्रॉस में क्या होता है कि ये भी होता है प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड होता है। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन। अब ये डिप्रेसिएशन क्या होता है? जब भी कोई फिक्स्ड एसेट होता है उसको हम काम में लेते हैं तो उसमें डिप्रेसिएशन होना ही होना होता है। जैसे पंखा है, क्या ये आजीवन चलेगा? सबका एक लाइफ स्पान होता है ना, कि 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। ठीक, तो इस चलने के दौरान कुछ चीजें फिक्स हैं। एक क्या होता है? नॉर्मल वियर एंड टीयर। नॉर्मल वियर एंड टीयर क्या होता है? सामान्य टूट फूट होगी। हाँ, कभी उसका कॉइल जल गया, कभी उसमें वो क्या है रेगुलेटर खराब हो गया, हाँ, कभी कंडेंसर खराब हो गया, तो ये माना जाता है ना कि ये होगी। और इसके जब इसलिए इसका जो इसमें जो खर्च होना है उसका फंड पहले ही रख लिया जाता है, कितना जो है डिप्रेसिएशन एक साल में हो सकता है, इतना वियर एंड टीयर हो सकता है। तो वियर एंड नॉर्मल वियर एंड टीयर इज पार्ट ऑफ डिप्रेसिएशन। सेकंड क्या है? एक्सीडेंटल डैमेज।
इसके अलावा एक तो नॉर्मल टीयर बियर है, वो तो होगा ही होगा, कभी एक्सीडेंटली डैमेज हो सकता है। एक्सीडेंटल डैमेज ऐसे समझ लो कि आप कार चला रहे हैं तो आप तो जान रहे हैं कि साल भर में एक बार सर्विसिंग कराना पड़ेगा, उसका जो है टायर घिस रहा है, उसका इंजन घिस रहा है, उसके और चीज़ें घिस रहे हैं, तो इसको मेंटेन तो साल भर में करना पड़ेगा। लेकिन एक होता है कि एक्सीडेंटल डैमेज, ये भी हो सकता है कहीं गाड़ी किसी से चीज़ से टकरा जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कि नहीं। तो इसका भी एक अनुमान लगाना। जैसे एक बार मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा था, अब मेरे गाड़ी में एक टायर का जो एक टायर लगाने का खर्च लगभग 7,000 रुपये है, तो मैंने 2 टायर नया लगवाया लगभग 14,000 में। अब ये टायर कितने दिन चलेंगे? ये जो कंपनी कहती है कि 50,000 किलोमीटर या 40,000 किलोमीटर जाएगी तब जाके ये टायर ख़त्म होगा। ठीक, ये हो गया उसका डिप्रेसिएशन, 50,000 चलने पे हो जाएगा पूरा। लेकिन टायर लगाने के अगले महीने मैं जा रहा था डेरवा में और कहीं मोड़ रहा था तो एक लोहा निकला हुआ था और मैंने देखा नहीं उसे। नेक्स्ट मंथ, अगले ही महीने, अब ये 40,000 मैं जिस तरीके से जितना गाड़ी चलाता हूँ उस हिसाब से तो 5 साल चलता वो टायर, लेकिन अगले ही महीने एक लोहे से लग गया और टायर फट गया। तो ये क्या हुआ? एक्सीडेंटल डैमेज, गाड़ी चल रही है तो कुछ होगा, ये भी होगा, तो ये क्या है? डिप्रेसिएशन में आएगा। ये खर्च भी क्या हैगा? डिप्रेसिएशन, यानी नॉर्मल टीयर एंड बियर के अलावा एक्सीडेंटल डैमेज भी हो सकता है। कुछ ऐसा हो जिससे कि वो टूट फूट हो जाए, वो क्या हो गया? पार्ट ऑफ डिप्रेसिएशन। और तीसरा है एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एब्सोलेसेंस, एक्सपेक्टेड मतलब क्या है? जो हमने मान लिया है कि ये होगा। एब्सोलेसेंस मतलब क्या होता है? अप्रचलन, आउटडेटेड हो जाना। हमने मोबाइल खरीदा, उसके कुछ स्पेसिफिकेशन है कि इतने रैम, इतना रोम, इतना ये वो, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है। हमें पता है कि बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आएगी ये आउटडेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्सपेक्टेड है कि इतने दिन बाद ये आउटडेटेड हो जाएगा, तो उसी हिसाब से उसका डिप्रेसिएशन हो जाएगा। तो जो डिप्रेसिएशन है उसके 3 पार्ट होते हैं: नॉर्मल टीयर एंड बियर, एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड एब्सोलेसेंस। हाँ, कि जो हमें पता है कि समय के साथ साथ ये आउटडेटेड हो जाएगा। अब क्या है? तो नॉर्मल टीयर एंड बियर के लिए हमें पैसा रखना होगा, खर्च करना होगा। एक्सीडेंटल डैमेज के लिए हमें पैसा खर्च करना होगा। और जो आउटडेटेड हो जाएगा, जो हमें पता है कि ये समय के साथ आउटडेटेड हो जाएगा, उसके साथ जो पैसा खर्चा होना होगा वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि पैसा मैं इसमें भी लगा रहा हूँ, लेकिन उसे हम क्या कहेंगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर ये कंप्यूटर आउटडेटेड हो गया तो नए जनरेशन का हमें कंप्यूटर लेना पड़ेगा, तो इससे तो मेरी कंप्यूटर बढ़ा नहीं, उसको हटाया और नया लाया, तो उस कॉस्ट को क्या कहेंगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट या डिप्रेसिएशन, उसका डिप्रेसिएशन। तो ये डिप्रेसिएशन कॉन्सेप्ट बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये जो एक्सपेक्टेड एब्सोलेसेंस जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक तो एक्सपेक्टेड, एक अनएक्सपेक्टेड। और अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड, अब एक्सपेक्टेड में हमें पता है कि कुछ समय बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड का हमें नहीं पता है। जैसे हमारी बिल्डिंग, हमने मशीन ले लिया, हमने बिल्डिंग ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन अर्थक्वेक आएगा और सब समतल हो जाएगा, पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। ये तो कोई नहीं कैलकुलेट, लोग कैलकुलेट करते हैं कि 2-3 साल में इसको मरम्मत इसकी करानी पड़ेगी। ठीक, लेकिन ये कोई नहीं सोचा होता कि एक अर्थक्वेक आएगा और ये डैम सब खराब हो जाएगा। ठीक, तो अब एब्सोलेसेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ डिप्रेसिएशन नहीं होता। डिप्रेसिएशन का पार्ट कौन होता है?
ये जो एक्सपेक्टेड होता है, ठीक, जिसका हमें अनुमान होता है कि ये चीज़ होना ही होना है, ठीक, तो हमेशा एक्सपेक्टेड एब्सोल्यूशंस को हम पार्ट ऑफ डिप्रेशिएशन करते हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा कैपिटल लॉस। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल लॉस, इसमें अंतर क्या होता है? तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डिप्रेसिएशन, कि ये अगर हम फिक्स्ड कैपिटल का यूज कर रहे हैं तो इसमें कंजम्पशन इसका होगा, यानी इसमें घिसावट होगी। जैसे पंखा चल रहा है तो ये इसमें हर साल घिसावट होगी। जैसे सपोज दैट एक मशीन है, उसकी एज उसका प्राइस 10 लाख है और उसकी लाइफ 10 साल है। एक साल बाद उसकी प्राइस क्या होगी? अब 10 साल उसकी लाइफ है और 10 लाख उसका कीमत है। एक साल चलने के बाद उसकी अब क्या कीमत होगी? 9 लाख होगी, क्योंकि 1 लाख का अब घिसावट मान लिया जाएगा कि एक साल की लाइफ खत्म हो गई, तो एक साल अब उसका 1 लाख का डिप्रेसिएशन हो गया। जब भी अब उसकी वैल्यू काउंट की जाएगी तो वो 10 लाख नहीं काउंट की जाएगी, कितना की जाएगी? 9 लाख, क्योंकि 1 लाख का जो है एक साल उसका समय बीत चुका है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कभी कभी जब आप आगे पढ़ेंगे तो कभी कभी डिप्रेसिएशन लिखा रहेगा, या तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट लिखा रहेगा, या तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा रहेगा। सबका मीनिंग एक ही है। अब फिर प्रश्न उठता है कैपिटल लॉस क्या है? फिक्स्ड कैपिटल ही कैपिटल है, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल लॉस में क्या अंतर हुआ? कैपिटल लॉस, देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि जब उस जो फिक्स एसेट है या जो भी कैपिटल है उसका प्रयोग किया जा रहा है, उससे जो उसमें घिसावट हो रही है, जो टीयर एंड बियर होता है, उसे हम कंजम्पशन कहते हैं। यानी जस्ट लाइक डिप्रेसिएशन, उसे हम डिप्रेसिएशन कह सकते हैं। लेकिन कैपिटल लॉस क्या है? जब अनएक्सपेक्टेड अब्सोल्यूशंस आ जाए। मतलब कि एक हमने कैपिटल तैयार किया, हमारी बिल्डिंग तैयार हुई, अर्थक्वेक आया और बिल्डिंग धराशायी, ये क्या हो गया? कैपिटल लॉस हो गया। उसका यूज भी नहीं हुआ और वो कैपिटल हमारा खत्म हो गया, वो कैपिटल खत्म हो गया। हमने पूंजी लगाई, हमने एक कार खरीदा और कार जो है डैमेज हो गया, मतलब हमने वो कल्पना नहीं किया था, वो इस तरह से खराब हो गया, ठीक है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब जब फिक्स्ड कैपिटल का प्रयोग हो और उसमें जो घिसावट आए उसे हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। और बिना प्रयोग के वो खराब हो जाए, यूज लायक न बचे, तब उसे हम कहते हैं कैपिटल लॉस, ठीक है, कैपिटल लॉस। तो यहाँ पर हमने देखा व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में फिनिश्ड गुड, सेमी फिनिश्ड गुड और रॉ मटेरियल आता है। और अब ये इन्वेस्टमेंट में 2 तरह के होते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस और नेट में क्या अंतर होता है? ग्रॉस में से अगर हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट निकाल दें तो जो बचता है वो नेट इन्वेस्टमेंट होता है। अब ये रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को हम डिप्रेसिएशन कहते हैं। डिप्रेसिएशन जो होता है ये इसके 3 पार्ट होते हैं, नॉर्मल टीयर एंड बियर, एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड एब्सोल्यूशंस, ठीक। जो एब्सोल्यूशंस होता है वो 2 तरह के होते हैं, एक एक्सपेक्टेड और एक अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड को डिप्रेसिएशन का पार्ट हम मानते हैं, हम काउंट करते हैं, अनएक्सपेक्टेड को नहीं मानते, क्योंकि वो तो कोई मान के ही नहीं चलता कि उसकी भी व्यवस्था किए रहे। हो सकता है कि पूरी फैक्ट्री ढह जाए, ये तो कोई सोच के नहीं रहा, उतनी व्यवस्था करके कौन रखेगा, ठीक है। तो उसका रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है वो सिर्फ एक्सपेक्टेड एब्सोल्यूशंस और इन दोनों का होता है, ठीक है। अब जो प्रयोग, जब हम फिक्स्ड कैपिटल को प्रयोग करते हैं उसके कारण उसमें जो नॉर्मल टीयर एंड बियर आता है, कोई घिसावट आती है,
जो वो खराब हो रहा है, उसको हम कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और सेकंड है कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस क्या होता है? जब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सेंस होता है, यानी उसका प्रयोग भी नहीं हो रहा है और वो खराब हो गया, तब उसे हम कहते हैं कैपिटल लॉस। तो इतने कॉन्सेप्ट जो है हमें इसमें जानने होते हैं, ये इसका यूज आगे होगा। ठीक है, ठीक। तो देखो इस चैप्टर में पहले हमने पढ़ा गुड्स के बारे में, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स। ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में फिनिश्ड गुड, सेमी फिनिश्ड गुड, रॉ मटेरियल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक, और ग्रॉस और नेट का डिफरेंस, यानी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट जिसे हम डिप्रेशिएशन कहते हैं, और पार्ट ऑफ डिप्रेशिएशन जिसमें नॉर्मल टियर एंड वियर और एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड एब्सोल्सेंस। ठीक, ये चीज़ें हमने पढ़ी। अब आगे जो बचा है नेक्स्ट, स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट। स्टॉक और फ्लो, ये नाम से ही पता चल रहा है ना, स्टॉक मतलब स्थिर, और फ्लो मतलब जो एक तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, जो स्थिर है वो स्टॉक है, यानी जिस चीज़ का मेजर हम एट पॉइंट ऑफ टाइम, जिस चीज़ का मेजर हम एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे करते हैं कि किसी समय वो कितना है, उसे हम स्टॉक कहते हैं। ठीक, और फ्लो मेजर्स एट पीरियड ऑफ टाइम, किसी टाइम ड्यूरेशन के बीच जब हम किसी चीज़ का मेजर करते हैं तो उसको हम फ्लो कहते हैं। सिंपल सा कि किसी भी व्यक्ति के पॉकेट में किसी समय कितना पैसा है, या किसी भी व्यक्ति के पास किसी समय कितना पैसा है, ये स्टॉक होगा, फ्लो। जैसे मान लो तुम्हारे जेब में अभी कितना पैसा है, वो स्टॉक होगा कि फ्लो? फ्लो कैसे होगा? अरे अभी कैसे चेंज हो जाएगा? जो जेब में है वो चेंज अपने आप कैसे हो जाएगा? हाँ, वो उतना है। जो मेरे पास है अभी वो कैसे चेंज हो जाएगा? वो तो एकदम वो है ना। फ्लो क्या है कि किसी की इनकम एक महीने की कितनी है, पर मंथ इनकम कितनी है, यानी किसी के पास कितनी संपत्ति है, वो स्टॉक है। और इनकम जो है वो क्या है? फ्लो है, क्योंकि इनकम क्या होता है? पर मंथ या पर ईयर काउंट होता है, तो एक टाइम ड्यूरेशन होता है ना उसमें। लेकिन वेल्थ क्या है? वेल्थ अभी हम काउंट करेंगे तो इस समय कितनी वेल्थ है ये गिनेंगे। तो जो एक पार्टिकुलर टाइम पर कैलकुलेट होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं, और जो टाइम ड्यूरेशन, जिसमें टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम फ्लो कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी टंकी में पानी कितना है, स्टॉक। और वो पानी अगर उसकी टोटी खोल दिया जाए तो पानी कितने देर में निकलेगा, वो टाइम। खाली कितने में हो जाएगा या भर कितने समय में जाएगा, वो क्या होगा? फ्लो हो गया। यहाँ से दिल्ली की दूरी स्टॉक है, वो तो बदलेगा नहीं ना। और यहाँ से दिल्ली जाते समय कार की स्पीड फ्लो क्यों होगा? क्योंकि वो जो कार की स्पीड होती है पर आवर बताती है ना, पर आवर कितने स्पीड से जा रहे हैं, या जितने घंटे में गए वो उसके हिसाब से स्पीड माना जाएगा, तो स्पीड जो है फ्लो हो जाएगा। ठीक, बैंक में पैसा जमा है किसी का, जो एकदम जमा हुआ है वो स्टॉक है। अगर पर मंथ जमा हो रहा है
फ्लो हो रहा है। पर मंथ निकाला जा रहा है, यानी जब किसी चीज को हम पर आवर, पर मंथ, पर ईयर के हिसाब से देखते हैं तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं फ्लो होते हैं। और पार्टिकुलर टाइम पे जब हम देखते हैं तो वो होता है स्टॉक। जैसे सप्लाई ऑफ मनी, ये क्या होता है? स्टॉक होता है कि किसी पार्टिकुलर टाइम पे देश में कितना पैसा है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट स्टॉक होता है और कौन सा कॉन्सेप्ट फ्लो होता है। तो इस तरह से हम स्टॉक और फ्लो को जान सकते हैं। ठीक, ये सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक, स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। ठीक, इसके बाद आता है 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी या सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी तो 2 सेक्टर भी होते हैं, 4 सेक्टर भी होते हैं, तो यहाँ पर हमें 4 सेक्टर दिया गया है। तो पहला होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर, परिवार, घर परिवार जो होता है। एक्चुअल अल्टीमेट लोग हाउस होल्ड ही होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। एक्चुअल में अंतिम वो क्या होते हैं? एक परिवार से होते हैं और वो इनकम के लिए काम कर रहे होते हैं और अंतिम कंजम्पशन करने वाले वही होते हैं। सेकंड होता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर या प्रोड्यूसर सेक्टर। वो सेक्टर जो कि उत्पादन करता है, ऐसे कह सकते हैं कि वो सेक्टर जो कि कंजम्पशन करता है और वो सेक्टर जो कि उत्पादन करता है। ठीक, तो ये जो उत्पादन करता है वो उत्पादन के फैक्टर्स कहाँ से लाता है? यहीं से लेता है। तो सेकंड सेक्टर को हम कहते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर, अब गवर्नमेंट का काम क्या है? वो क्या करता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। ठीक, वो देखता है कि लोगों के वेलफेयर के लिए क्या पब्लिक वर्क करना है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर करता है। और तीसरा है एक्सटर्नल सेक्टर, और इसे कहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसके साथ हमारा क्या मतलब रहता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ज़रूरत पड़ने पर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से चीज़ें खरीदते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम बेचते हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो ये 4 सेक्टर होते हैं और चारों सेक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, चारों सेक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, तो अब जो इनकम का फ्लो होता है ये चारों सेक्टरों में घूम रहा होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में चूंकि 2 सेक्टर दिया हुआ है, फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर में, तो हम 2 सेक्टर का पढ़ेंगे। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जानने से पहले हम जान ले फेजेज। जो इकोनॉमी में 3 फेज होते हैं, फेजेज इन इकोनॉमी। जो फेजेज होते हैं वो पहला होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का फेज होता है जिसमें चीज़ें बनती हैं, जिसमें उत्पादन होता है। एक फेज होता है इकोनॉमी में उत्पादन, प्रोडक्शन का फेज। सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा जो होता है, पहला जो होता है वो प्रोडक्शन होता है, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का? इनकम। जब उत्पादन होता है
तो क्या उससे जनरेट होती है? इनकम जनरेट होती है। एक प्रोड्यूसर उत्पादन करता है, उससे क्या उसे मिलता है? इनकम मिलता है। अब ये इनकम क्या करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लैंड लेबर, लैंड लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर को जो है प्रॉफिट मिलेगा। तो इन 4 फार्म में जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और ये जो होगा वो कहाँ जाएगा? हाउस होल्ड में जाएगा। ये जो इनकम जाएगा अल्टीमेटली हाउस होल्ड में जाएगा, घर परिवार में जाएगा। और वो क्या करते हैं? इसको डिस्पोजिशन करते हैं। डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, वो इस इनकम को डिस्पोजिशन करते हैं, या इसे हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर करते हैं, इसको खर्च करते हैं, इस इनकम को खर्च करते हैं। और खर्च करके किसको दे देते हैं? ये प्रोडक्शन वाले को। ये जब सामान बनाया, अब इसी से खरीदेंगे। ठीक है, तो ये 3 फेजेस होते हैं इकोनॉमी के। ठीक, पहला प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। जब इनकम को हम वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं उसे हम डिस्पोजिशन फेज या एक्सपेंडिचर फेज कहते हैं। ठीक, जब उत्पादन होता है उसे प्रोडक्शन फेज कहते हैं, और जब आय का वितरण होता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। ठीक, या जनरेशन ऑफ इनकम कहते हैं। ठीक, इस तरह से ये फेज होता है। अब सर्कुलर फ्लो में 2 तरह के फ्लो होते हैं। अब यहाँ पर हम दो फ्लो मान लेते हैं। एक होता है हाउस होल्ड और एक होता है फर्म या प्रोडक्शन यूनिट या फर्म। ठीक, अब ये 2 सेक्टर हुए, मान लो एक सेक्टर ये हो गया और एक सेक्टर ये हो गया। अब कैसे देखो इंटरडिपेंडेंट हैं ये दोनों एक दूसरे पर। फर्म उत्पादन करने के लिए इसे क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, तो जो हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो कहाँ होगा? फर्म में। फैक्टर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो कहाँ पे होगा? हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, तभी तो उत्पादन हो पाएगा। अगर इसको ये सब देंगे ही नहीं, यहाँ से जो लोग जाएंगे ही नहीं, तो उत्पादन पॉसिबल ही नहीं है। और अब फर्म से यहाँ पर क्या फ्लो होगा? गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या लेगा? ये इसे गुड्स और सर्विस लेगा ना, यही तो देगा, फर्म ही देगा। अगर हमें कोई वस्तु खरीदना है तो हम फर्म के ही पास जाएंगे ना। कपड़ा खरीदना है तो फर्म देगा, जूता खरीदना है तो फर्म देगा। तो यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज ये हमें मिलता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म को हाउस होल्ड से मिलता है और हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विसेज कहाँ से मिलता है? इस तरह से एक फ्लो होता है जिस फ्लो को हम कहते हैं रियल फ्लो। इसे हम क्या कहेंगे? रियल फ्लो। एक्चुअल में दिखने में तो लगता है कि पैसा यहाँ से वहाँ जा रहा है, लेकिन वास्तव में हमें पैसा नहीं चाहिए होता है, हमें गुड्स और सर्विसेज चाहिए होते हैं। वो पैसा क्या होता है? उसका मीडियम होता है, उसके माध्यम से हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। ठीक, अब अगर हम उसको उस जो पैसे का फ्लो होता है उसे हम मनी फ्लो कहते हैं। तो मनी फ्लो अगर हम देखें, हाउस होल्ड और यहाँ पर फर्म। अब अगर हम पैसे का देखें तो जब हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर देता है, तो इसके बदले में फर्म इसको क्या देता है? पेमेंट। पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट देता है। लैंड को क्या देगा? रेंट देगा। कैपिटल को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। लेबर को क्या देगा? वेज देगा, वेज या सैलरी देगा। और इंटरप्रेन्योर को क्या देगा? प्रॉफिट देगा। तो ये पेमेंट देगा। और इस पेमेंट का भी ये क्या करेंगे? अब ये क्या करेंगे? यही पैसा इसको दे देंगे। एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमशन, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज।
या इसको कहते हैं डिस्पोजिशन कर देंगे उसका ऑफ गुड्स पे और सर्विसेज पे खर्च कर देते हैं। यानी यहाँ से पैसा यहाँ आएगा और यहाँ से पैसा यहाँ चला जाएगा, और इस पैसे के फ्लो को हम कहते हैं मनी फ्लो। अब ये देखो दोनों सर्कुलर है ना, रियल फ्लो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर रियल फ्लो क्लॉकवाइज घूमेगा तो मनी फ्लो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक, यानी घूमेगा एक सर्कल में है, और इस घूमने को रोका नहीं जा सकता, किसी भी कीमत पर ये रुक नहीं सकता। ये जो सर्कुलर फ्लो है, इस फ्लो को रुका नहीं जा सकता, क्योंकि बिना खाए तो कोई रह नहीं सकता, और भोजन के लिए वो कहाँ डिपेंड है, फर्म पे, और फर्म जब तक उत्पादन नहीं करेगा तो कुछ चीज़ें नहीं बनेगी, और वो डिपेंड कहाँ है, हाउस होल्ड पर। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, ये फ्लो का मोमेंटम कम या ज़्यादा हो सकता है। फ्लो जो है सर्कुलर फ्लो कम या ज़्यादा हो सकता है, तेजी घूमे या स्लो घूमे। अब किसी अर्थव्यवस्था के लिए क्या अच्छा होगा, तेज घूमे कि स्लो घूमे? हाँ, तेज घूमना मतलब जल्दी हो रहा है, जल्दी से इनकम आ रहा है, फिर उसको खर्च किया जा रहा है, फिर इनकम आ रहा है, फिर खर्च किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था ग्रो करता है, अर्थव्यवस्था ग्रो करता है। और यही मोमेंटम अगर स्लो हो जाए तो अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगा, यानी इनकम घट जाएगी लोगों की, हाँ, कंज्यूमशन पावर खत्म हो जाएगी, या कह सकते हैं अर्थव्यवस्था मंदी में आ जाएगा, रिसेशन हो जाएगी, अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा अर्थव्यवस्था में, ठीक। तो ये है, ये फ्लो तेज चले कि स्लो चले, इससे अर्थव्यवस्था बहुत इफेक्टेड होगा। अच्छा क्या है, जब ये फ्लो तेजी से मूवमेंट करे, ये सर्कुलर फ्लो तेजी से हो। अब मान लो किसी समय किन्हीं कारणों से ये फ्लो स्लो हो जाए, तो क्या किया जाए, क्या इसका इलाज है, कैसे इस फ्लो को तेज किया जा सकता है? जब किसी कारण से ये जो फ्लो है, ये सर्कुलर फ्लो है, वो कम हो जाए, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, तो इसका क्या इलाज हो सकता है? ना, इसका कुछ तो होना चाहिए उपाय, सरकार तो कुछ उपाय करेगी, नहीं तो फिर तो अर्थव्यवस्था रिसेशन में आ जाएगा, मंदी आ जाएगी, हाँ, लोग बेरोजगार होने लगेंगे, लोगों की इनकम घट जाएगी, हाँ, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ठीक। तो इसका क्या इलाज है? इसका सेम वही इलाज है जैसे एक व्यक्ति जब बीमार हो जाए तो उसका क्या क्या किया जाता है। किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो क्या करता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, फिर डॉक्टर क्या करता है, दवा देता है, हाँ, दवा देता है। अब वो चाहे टैबलेट दे चाहे इंजेक्शन दे। अब इंजेक्शन देने पे क्या होता है, आदमी रिकवर हो जाता है ना। तो अर्थव्यवस्था को भी इंजेक्शन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, इंजेक्शन। इस अर्थव्यवस्था को अगर ये इसका फ्लो स्लो हो जाए तो उसे इंजेक्शन दिया जाता है। अब ये इंजेक्शन कौन कौन से हैं? पहला है गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्च करने लगे। जब लोगों के खर्च करने की पावर कम हो जाए तो गवर्नमेंट को चाहिए क्या करे, वो खर्च करने लगे। अब गवर्नमेंट खर्च करने लगेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अब गवर्नमेंट खर्च करना क्या, वो सड़क बनाने लगे, वो हॉस्पिटल बनाने लगे, वो कोई न कोई स्कीम बना, और जब बनाएगी तो पैसा कहाँ, पैसा जाएगा अर्थव्यवस्था में आएगा। और पैसा कहाँ जाएगा, हम लोगों को जेब में आ जाएगा, लोगों के जेब में आएगा, लोगों को जॉब मिलेगा। जब गवर्नमेंट खर्च करना शुरू करेगी तो लोगों को जॉब मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी और उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और इस तरह से वो रिकवर होने लगेंगे। दूसरा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक तो लोगों पे खर्च करे डायरेक्टली, और एक क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
दोनों को मिला के गवर्नमेंट को खर्च करना शुरू कर देना चाहिए, चाहे वो पुल, रेल या सड़क ये सब बनवाने लगे, और चाहे लोगों के ऊपर डायरेक्ट खर्च करने लगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने लगे। तो अब क्या होगा, अगर गवर्नमेंट खर्च करती है तो उससे अर्थव्यवस्था में पैसा आ जाता है, और अर्थव्यवस्था में जब पैसा आ जाएगा तो सीधी सी बात है वो हमारे आपके जेब में आएगा, आम जनता के जेब में आएगा, और आम जनता के जेब में आएगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और जब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ने लगेगा, और इस तरह से अर्थव्यवस्था फिर जो है अपने अपने नेचुरल फ्लो में आ जाएगा। ठीक। अच्छा, ये तीसरा इंजेक्शन एक और है, एक्सपोर्ट करने लगे सर, एक्सपोर्ट को बढ़ा दे, एक्सपोर्ट बेचने लगे, बेचने से क्या होगा, पैसा आएगा अंदर, पैसा आएगा तो उत्पादन बढ़ेगा। तो ये तीन चीजें इंजेक्शन का काम करती है, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बाद में ना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट, ये तीन क्या करते हैं, इंजेक्शन का काम करते हैं। किसी भी कारण से जब अर्थव्यवस्था में स्लो आ जाए, सुस्ती आ जाए, तो ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है और अर्थव्यवस्था फिर से अपने स्पीड में फ्लो करने लगती है। अच्छा, ये आता क्यों है, पहले तो कारण जाने ये आता क्यों है। तो इसका उल्टा, जिसे कहते हैं लीकेज या विड्रॉल कहते हैं। अब विड्रॉल, जब अर्थव्यवस्था से पैसा निकलने लगे, उसका यूज न हो, तो निकलता कैसे है, पहला तो सेविंग, हमें पैसा मिला, हमने पैसा रख लिया, उसको अर्थव्यवस्था में जाने ही नहीं दे रहे हैं, लोगों को इनकम मिली और वो खर्च ही नहीं कर रहे हैं, तो यानी वो पैसा अर्थव्यवस्था में जा ही नहीं रहा है। तो क्या हो रहा है, किससे निकल जा रहा है, अर्थव्यवस्था में जो पैसा है वो कहीं न कहीं लोग घर में रख लिए, अब अर्थव्यवस्था में वो घूम ही, सर्कुलेट हो ही नहीं पा रहा है, तो अब क्या होगा, इसका मोमेंटम स्लो हो जाएगा। दूसरा, टैक्स, गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा दे, गवर्नमेंट मान लो टैक्स बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा, यानी जो लोगों की इनकम होगी वो ज़्यादा टैक्स दे देगा, तो खर्च करने के लिए कम बचेगा उसके पास, खर्च के लिए पैसा कम बचेगा, तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो सर्कुलेट जो होगा पैसा अर्थव्यवस्था में होना कम हो जाएगा, और जिसके कारण इसकी जो मोमेंटम हो वो स्लो हो जाएगी। और तीसरा, ये एक्सपोर्ट है, इसका यहाँ पे इंपोर्ट, यानी लोग अपने यहाँ बनाने से ज़्यादा बाहर से खरीदने लगे, तो अब क्या होगा, जब अपने यहाँ प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो लोगों की इनकम नहीं मिलेगी, लोगों की इनकम नहीं मिलेगी तो परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी। अब वो क्या कर रहे हैं, वो पैसा विदेशों में देकर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या है, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और पैसा जो है अर्थव्यवस्था में नहीं जा पाएगा, जिसके कारण उसका जो सर्कुलर फ्लो है वो स्लो हो जाएगा। ठीक। तो ये प्रॉब्लम, ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है और ये प्रॉब्लम को दूर करती है, ये प्रॉब्लम को दूर करती है। तो किसी भी समय अर्थव्यवस्था में अगर इसका फ्लो स्लो हो जाए इनके कारण, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देती है, या नॉर्मली कहा जाता है घाटे का बजट बनाती है, यानी इनकम जितनी गवर्नमेंट की हो रही है उससे ज़्यादा खर्च करने का प्रयास करती है। गवर्नमेंट अपने खर्च को बढ़ा देगी तो ऑटोमेटिक अर्थव्यवस्था में पैसा आ जाएगा। जब अगर गवर्नमेंट अपने इनकम से ज़्यादा खर्च करती है तो क्या होता है, नोट छपते हैं, नए नोट आ जाते हैं अर्थव्यवस्था में, और जब नए नोट आ जाते हैं तो सीधी सी बात है, लोगों के पास पैसा आ गया तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और जो है ये सर्कुलर फ्लो का मोमेंटम जो है तेज हो जाएगा, चाहे वो रियल फ्लो हो चाहे मनी फ्लो हो। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से दो प्रकार के फ्लो होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर रियल फ्लो क्लॉकवाइज है तो मनी फ्लो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है। तो इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक, इन इकोनॉमी, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। पूरा अर्थशास्त्र इसी पे केंद्रित है, कैसे इस फ्लो को मेंटेन रखें, इसको स्लो न पड़ने दें। ठीक है। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, इसीलिए फिस्कल पॉलिसी बनती है। तो सरकार यही कर रही है कि किस तरह से इस फ्लो को मेंटेन किया जाए, इसमें जो है सुस्ती ना आए, या अर्थव्यवस्था कभी भी रिसेशन में ना आए। ठीक है। तो पूरी अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र इसी पे लगा रहता है, पूरा गवर्नमेंट इसी को मेंटेन करने में लगी रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका यहाँ तक है,
इस चैप्टर में हमें यहाँ तक पढ़ना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक, तो समझ में आया होगा, जिससे जो न समझ में आया पूछ लिया।